Hello everyone. Today we'll start the new chapter, the chapter number 12. The name of the chapter is algebraic expressions. Okay? तो वो करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन करवाऊंगी सबसे पहले. इंट्रोडक्शन के बाद फिर एक्सरसाइज करने में हमें इजी रहेगा. तो इंट्रोडक्शन करने के लिए आपने देखा है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो जो मुझे आपको बताना है कि क्या क्या होता है, तो वो मैंने लिखा है वेरिएबल्स लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, टर्म्स लिखा है, कोफिशिएंट्स लिखा, फैक्टर्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. ओके, तो वो करने से पहले आपने जब चैप्टर नंबर 4 करा था, दैट इज इक्वेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 में करा था. इक्वेशन क्या थी, अगर मैं लिख देती हूँ x प्लस 9 इज इक्वल्स टू, उधर x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4. ओके, तो दिस इज द इक्वेशन. अगर इक्वल्स टू आ जाता है ना यहाँ पे, x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4, तो ये इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बने, इक्वेशन कहेंगे. बट अगर मैं सिर्फ x प्लस 9 रहने देती हूँ तो ये बन जाता है आपका एक्सप्रेशन. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स जो होते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन. x प्लस 9 इक्वल्स टू नहीं आया, फिर से बता रही हूँ, अगर इक्वल्स टू आ जाता है x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन. तो अगर सिंपल मैं x प्लस 9 लिखती हूँ, इक्वल्स टू कुछ नहीं करती हूँ, तो वो क्या बन गई आपकी एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स. अब वो करवाने से पहले मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे जो करवाना है वो लिख लेती हूँ. मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा और मैंने एक एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे. ठीक है, अपनी मर्जी से मेरे को आपको समझाना था, तो कोई भी आप अपनी मर्जी से भी कोई भी ले सकते हैं. तो मैंने लिखा 6xy प्लस 7x प्लस 5. ओके, तो ये जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है एकदम से ध्यान से देखना. आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलता कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है, टर्म्स क्या होती है. ठीक है, तो अब जैसे बात करते हैं वेरिएबल्स की बात करते हैं. वेरिएबल्स मतलब जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं. बट अगर ये एक्सप्रेशन देखें, इसमें कौन कौन सा वेरिएबल है, x और y. ठीक है ना, x और y है ना, दो वेरिएबल्स हैं. एक कौन है, x है और एक y है. तो आप लिखे वेरिएबल्स कौन है, एक तो x है और दूसरा कौन है आपका y. आपने इस पे ऐसे लिख दिया. फिर उसने कहा कांस्टेंट. ठीक है, अब मैं कांस्टेंट की बात करती हूँ. कांस्टेंट मतलब अगर देखो यहाँ पे मैं मान लो x और y की वैल्यू ले लेती हूँ, x1 ले लेती हूँ, y2 ले लेती हूँ, तो ये मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, ये भी मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू होगी. बट यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो ये वैल्यू जो है ये चेंज नहीं होगी ना, इसकी वैल्यू. क्योंकि यहाँ पे अगर x की और y की कोई वैल्यू दी होगी मुझे, मैं पुट करूंगी तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी भी वैल्यू चेंज होगी, बट इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. समझ आया ना, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. तो कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, दैट इज 5. ओनली वन है, वन टर्म है, दैट इज 5. अब इसने बात बोला टर्म्स की बात करी है. ठीक है, अब टर्म्स की बात क्या करिए, जैसे लिखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कितनी टर्म्स है, 6xy और प्लस 7x प्लस 5. जहाँ पे बीच में अगर प्लस और माइनस के साइन आ जाते हैं ना, और अगर जितने भी टर्म्स लिख सकते हैं हम. और मान लो अगर मैं लिख देती यहाँ पे सपोज दैट -3z. ठीक है, तो ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती, 1 2 3 4 हो जाती. ओके, तो टर्म्स मतलब इसको, ये जितने भी प्लस और माइनस के साइन आते हैं उससे क्या बनती है, हमारी टर्म्स बन जाती है. तो अब आप यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स हैं, देयर 3 टर्म्स ना, 6xy 7x और 5. तो आप ऐसे लिखोगे 6xy 7x 5. अगर मेरा -3z होता तो -3z भी ले लेती. ठीक है, तो 4 टर्म्स हो जाते हैं. यहाँ पे कितने हैं, ओनली 3 टर्म्स हैं. ओके, और अब उसके बाद कोफिशिएंट्स क्या होते हैं. तो अगर मैं कोफिशिएंट्स की बात करती हूँ, तो अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज दैट x² प्लस 9, मान लो 2x² प्लस 9 ले लेती हूँ, तो मैं बोलती हूँ x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है. तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये होगा, तो ये इसका क्या कहा जाएगा, x² का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 2. तो ये उसका कोफिशिएंट होगा. ओके, अगर मैं यहाँ पे ले लेती x माइनस x² प्लस 9 सपोज दैट. ठीक है, तो अब मैं क्या है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1 होता है. तो आप लिखते हैं यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, दैट इज -1. अब ना ऐसे नहीं लिख सकते, 1x² ऐसे नहीं लिखोगे आप. ठीक है, आप क्या लिखोगे, x² लिखोगे. बट ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1 होता है. बट हम ऐसे लिखते नहीं है. समझ आए, कोफिशिएंट्स का भी पता चल गया आपको. अगर उसके बाद अगर मैं और भी कोई एग्जांपल, आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ले लो, मैं ले लेती हूँ 3x - 7 ले लेती हूँ. ओके, तो मैं पूछती हूँ x का कोफिशिएंट क्या है, x का.
तो x के आगे कौन नंबर है, दैट इज 3, तो आप बोलोगे इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। समझ आई आपको? जरूरी नहीं कि यहाँ पे x का वेरिएबल हो, अगर y हो जाए, लाइक मैं लिखूं 3x² माइनस 7y प्लस 9 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y के आगे कौन है, दैट इज -7, ये पूरा आ जाएगा, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, -7। और अगर x² का पूछा जाएगा तो 3 होगा। आई होप आपको कोएफिशिएंट्स के बारे में भी समझ आई हो। अब बात करते हैं फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं फैक्टर्स की बात करते हैं, मान लो यहाँ पे ये ले लेते हैं 6xy है, ठीक है, तो यहाँ पे 6xy है, तो एक 6 हो गया, एक x हो गया, और एक क्या हो गया आपका y हो गया। देयर आर 3 फैक्टर्स, 6 देन x एंड y, तो इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। समझ आया ना? तो अब आपको यहाँ पे 7x, मान लीजिए 7x ले लिया हमने, तो इसका क्या होगा, 7 और x हो गया। मान लो 5 ले लिया, 5 का क्या फैक्टर होगा, एक 5 होगा, एक 1 होगा। दीज आर द फैक्टर्स, ओके। अब कहते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताने के लिए मैं कोई चीज बता दूं। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12xy, ओके, 12xy, और यहाँ पे लिख देती हूँ 12yx, तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। 12xy और 12yx, दीज आर द लाइक टर्म्स। समझ आए लाइक टर्म्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो xy है, अब yx को भी तो xy लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो लाइक टर्म्स जो होता है उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अनलाइक टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते। अगर आपको ऐसे बताना है, आप लिखो ये क्या बन गया, 12 है, x है, y है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी 12 है, y है, x है, तो ये 12xy इसमें भी है, 12yx इसमें भी है, तो ये क्या हुई आपकी लाइक टर्म्स हुई। समझ आए? और अगर हम अनलाइक टर्म की बात करते हैं, एक और बात, जो लाइक टर्म्स हैं वो ही आपकी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। आप लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ओनली लाइक टर्म्स, ये याद रखना। अगर सपोज दैट अनलाइक टर्म मैं लेती हूँ 3z प्लस 2y ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गई, अनलाइक टर्म्स हुई, क्योंकि 3z है, तो यहाँ पे इसके क्या फैक्टर हुआ, 3 और z, इसका क्या हुआ 2 और y, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स। और बहुत सारे बच्चे 3z प्लस 2y है, वो इसको क्या लिख देंगे, 3 प्लस 2 5 देन yz, तो वो गलत कर देते हैं इक्वेशंस। तो आपको सबसे पहले ये जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इसका आपको ये सारा पता होना चाहिए कि फैक्टर्स के बारे में, या लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपको ये डाउट समझ नहीं आएंगे ना, ये समझ नहीं आएगा तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पा सकते हो। अनलाइक टर्म्स को बार बार कह रही हूँ हम ऐड नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे जब मैं कॉपीज चेक करती हूँ तो अनलाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स को। मैं फिर अनलाइक की एक और लाइक टर्म की एक बार बता देती हूँ। अगर मैं लिखा है 3xy, ठीक है, माइनस 2yx, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ क्योंकि 3xy, मुझे ये देखना कि वेरिएबल्स, मुझे ये जो उनके कोएफिशिएंट्स है इसकी बात नहीं करनी है, मुझे वेरिएबल्स की बात करनी है। यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली xy आ जाएगा। 3 में से 2 गए 1, तो 1 नहीं लिखते हैं तो मैंने xy लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? तो वैसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे होता 3xy प्लस 2yz, ओके, तो ये आ गई आपकी अनलाइक टर्म, बिकॉज यहाँ पे क्या है xy, यहाँ क्या yz है, तो इसको बोलेंगे हम अनलाइक टर्म्स है। तो ये इंट्रोडक्शन एकदम ध्यान से करना है आपको, कोई भी आप डाउट हो तो आप इसे पूछ सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, ठीक है। अब सीधा वीडियो। अब ये देखिए यहाँ पे ये भी हमें करना था कि मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ओके। तो ये करने के लिए मैंने यहाँ पे देखा मोनोमियल्स, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल, एक ही ओनली। जैसे मैंने लिखा 7xy, ओनली 7xy हो तो उसको क्या बोलेंगे, ये मोनोमियल। यहाँ लिखा हो 5z लिखा हो तो ये क्या होगा, -5z, दैट इज मोनोमियल। आप बहुत सारे मोनोमियल की कोई एग्जांपल, आपको बोला कि चलो मोनोमियल की कोई एग्जांपल दो, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 3n, आप लोगों दिस इज अ मोनोमियल, एक सिंगल टर्म लिखना है मोनोमियल। आपसे पूछता और कोई नेगेटिव में एग्जांपल दे दीजिए, आप लिख देते हैं -6xz लिख देते हैं, दैट इज मोनोमियल। सिर्फ जिसमें एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। अब बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स देयर आर 2 टर्म्स, लाइक
जैसे बायनोमियल की बात करते हैं x प्लस 5, देयर टू टर्म्स ना, तो इसको क्या कहेंगे बायनोमियल। यहाँ लिख दिया मैंने m माइनस 5, देयर आर आल्सो टू टर्म्स, तो उसको क्या कहेंगे बायनोमियल्स। और एग्जांपल अगर आपको अपने मन से लेना है, आप लिख दीजिए 6z प्लस मान लीजिए 10 लिख दिया, ठीक है, देयर आर टू टर्म्स, तो इसको क्या बोलेंगे बायनोमियल। जिसमें टू टर्म्स हो तो उसको क्या बोलेंगे बायनोमियल। टर्म्स के बारे में अभी जस्ट मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पे कौन कौन सी टर्म है, एक तो 6z है, एक कौन है यहाँ पे 10 है। अब क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल से भी आपको समझ आ गया कि ट्राइनोमियल देयर शुड बी थ्री टर्म्स, लाइक 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया, आप मान लो आपने ये ले लिया, आपको बोले कि ट्राइनोमियल की एग्जांपल दो, आप लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी, देयर आर थ्री टर्म्स। आप कोई और एग्जांपल ले लो, 3x प्लस 7y प्लस 9, देयर आर थ्री टर्म्स। चाहे प्लस के साइन हो या चाहे नेगेटिव के साइन हो, तो यहाँ पे थ्री टर्म्स कौन सी है 3x, 7y, 9, देयर आर थ्री टर्म्स। पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें पॉलिनोमियल वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। एक टर्म है या एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन तक ही रहने देते हैं, एक्सरसाइज हमें कल शुरू करेंगे हम आपकी। आप सबसे बट आप एक बार ट्राई करना कि जैसे मैंने जो इंट्रोडक्शन करवाई है, तो इंट्रोडक्शन के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं एक बार आप ट्राई करना कि आपसे होते हैं या नहीं होते, एक बार ट्राई करना घर पे सब। ओके, टिल देन थैंक यू।